हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर देंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो ओके। जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड वर्जन को वॉच कर रहे हैं उनको ये कन्फर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सो ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ लाइव क्लास क्विकली कंफर्म कर देंगे। तो चले शुरू करते हैं। इस सेशन में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक क्वेश्चंस हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसी पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस। सो हर एक बैंक के अंदर हेड ऑफिस लेवल के ऊपर एक कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस। उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें हमने बताना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सी हैं और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी हैं। तो चलें ऑप्शंस को देख लें। सो ये हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और ये उससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं। तो यहाँ से हमने आंसर देना है हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो इन सभी स्टेटमेंट्स को एक एक करके वॉच कर लें और फिर देखें इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो लंबा क्वेश्चन है, आजकल इस प्रकार के कई क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या आंसर बनता है। चलो देखते हैं एक एक ऑप्शन को। कमेटी सर्व एज माइक्रो लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी ड्राइविंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एंड प्रोवाइडिंग रेलेवेंट फीडबैक। तो ये कमेटी माइक्रो लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तौर के ऊपर काम कर रही है जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को कस्टमर सर्विस में और रेलेवेंट जो फीडबैक है वो प्रोवाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। लेट अस सी सेकंड स्टेटमेंट, स्टैंडिंग कमेटी एक्ट एज ब्रिज बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक एंड बोर्ड एंड कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सो दोनों के अंदर ये लिंक का काम करती है, ब्रिज का काम करती है। किसके बीच में? बैंक के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं एक तरफ और दूसरी तरफ बैंक का जो बोर्ड है या बैंक की कस्टमर सर्विस कमेटी है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखें थर्ड स्टेटमेंट को। कमेटी में बी चेयर्ड बाय सीएमडी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो जब इस कमेटी का मीटिंग होता है तो सीएमडी या ईडी इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। कमेटी विल मॉनिटर टाइमली एंड इफेक्टिव कंप्लायंस ऑफ आरबीआई इंस्ट्रक्शंस ऑन कस्टमर सर्विस। It will determine that action taken is in tune with the spirit and intent of these instructions. तो कमेटी ये मॉनिटर भी करेगी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं टाइमली एंड इफेक्टिव कंप्लायंस उनका हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो अगर हम इसके अंत से देखें तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बनता है, यानी ऑप्शन ए इज आवर आंसर। तो चलें अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। While giving loans, banks follow cardinal principles of profitability. सो लोन देते समय बैंक कई प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, कई सिद्धांत को फॉलो करते हैं। देयर आर 5-6 प्रिंसिपल्स। उसमें एक प्रिंसिपल प्रॉफिटेबिलिटी का प्रिंसिपल है। हमने बताना है जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इससे रिलेटेड। तो चलिए देखें क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। ये 4 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। हमने आइडेंटिफाई करना है
इनमें से कौन सा ऑप्शन आंसर करेक्ट है। तो यहां हमने ऑप्शन आंसर देना है। तो सभी स्टेटमेंट्स को एक एक करके रीड करिए और फिर देखिए इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हमने आंसर करेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। तो यस, कोशिश करिए आंसर देने की। जो हमारे स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं वो इसको पॉज कर लेंगे वीडियो को, अपना आंसर ढूंढेंगे, कॉपी में लिखेंगे, फिर आंसर को कॉपी के साथ टैली कर लेंगे। तो देखिए क्या आंसर बनता है। फर्स्ट स्टेटमेंट, तो प्रॉफिटेबिलिटी के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए हमने देखना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल इन केस ऑफ लैंडिंग। मैक्सिमम रिटर्न, तो रिटर्न मैक्सिमम नहीं चाहिए, रिटर्न चाहिए रीजनेबल। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम रिटर्न डिमांड करेंगे तो रिस्क भी हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा। इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू नहीं बनता है। बैंक्स आर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग इज देयर मोटो, ये तो सही स्टेटमेंट है। बैंक्स कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैं तो प्रॉफिट अर्न करना उनका एक मोटो हो सकता है। बैंक्स नीड इंटरेस्ट स्प्रेड बिटवीन लैंडिंग एंड बोरिंग रेट्स टू मीट एडमिन एक्सपेंसेस। सो बैंकों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको लोन्स के ऊपर लेना है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट्स के ऊपर देना है, दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम कहते हैं स्प्रेड। तो यहाँ पे भी एक रीजनेबल स्प्रेड चाहिए ताकि वो अपने एडमिन एक्सपेंसेस को आसानी से मीट कर सकें। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ प्रूडेंट टू कंसिडर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस अवेल्ड। सो ये नहीं देखना चाहिए कि किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विस के ऊपर क्या प्रॉफिट आ रहा है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ रही है। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओवरऑल पोजीशन क्या बनती है ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्रूडेंट है। तो दिस मीन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर हमारा कौन सा बना, तो ऑप्शन आंसर हमारा बन गया डी। स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आई होप यहाँ तक हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले सो दिस इज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू फ्रेंड। यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल में हम JIB CIB प्रमोशन एग्जाम डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। केस स्टडीज जहाँ जहाँ रेलेवेंट है उनकी प्रैक्टिस भी होती है। तो आई होप आप इन क्लासेस को अवेल करते हैं। अगर आप इन क्लासेस को अवेल नहीं कर रहे तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो एकदम फ्री अवेलेबल है और आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़फुल है। तो अगर आप अभी तक भी नहीं कर रहे तो इमीडिएटली इनको ज्वाइन करना शुरू कर लीजिए। अब हम चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है यहाँ पे, हमने उसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, तो ये अंदाज़ा हमने लगाना है। अंदाज़ा क्या लगाना है, हमने उसका आंसर प्रोवाइड करना है। तो ये हमारी डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और ये हमारी ट्रू और फॉल्स के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो हमने आंसर यहाँ से देना है। तो रीड करें इन ऑप्शंस को, स्टेटमेंट्स को रादर, और लोकेट करें कौन कौन सी ट्रू है, कौन कौन सी फॉल्स है। ये सारी स्टेटमेंट्स पार्टनरशिप फर्म को लेकर के हैं। लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर। तो देखिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स और ट्रू हैं। जो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं तो उनके पास एक एडवांटेज अवेलेबल है
कि वो वीडियो को पॉज कर लेंगे, अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर टैली कर लेंगे अपने आंसर को, जो आंसर मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट को। पार्टनरशिप इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप एक ही होता है, ये अलग अलग नहीं होते। ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। सो जब हम ए बी सी कहते हैं तो ये पार्टनर्स हैं। जब हम ए बी सी कहते हैं इनको तो ये पार्टनरशिप फर्म है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो ट्रू स्टेटमेंट है। पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। फर्म के बिजनेस के लिए पार्टनर्स एजेंट के तौर के ऊपर काम करते हैं। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन करवाने के कुछ बेनिफिट्स हैं नो डाउट, लेकिन वो ऑप्शनल है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। डेथ ऑफ पार्टनर डिसॉल्व्स ए पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो अब इस लाइट में अगर हम देखते हैं तो फिर देखें हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर सही बनता है। तो हमारा ऑप्शन बनता है डी करेक्ट। सो स्टेटमेंट नंबर 3 इज रॉन्ग, फॉल्स, बाकी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ए फर्म्स रजिस्ट्रेशन, हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, इज नॉट डन। फर्म और एनी अदर पार्टनर पर्सन ऑन इट्स बिहाफ कैन नॉट फाइल ए सूट। अगर किसी फर्म की रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो फर्म या उसका कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट थर्ड पार्टी, अगेंस्ट एनी पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद विच द फर्म हैज एंटर्ड इनटू। तो अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो सूट फाइल किसके अगेंस्ट नहीं कर सकती? वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकती, पार्टनर के अगेंस्ट फाइल नहीं करती। हमने बताना है इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगेंस्ट थर्ड पार्टी सूट फाइल नहीं हो सकता, अगेंस्ट पार्टनर सूट फाइल नहीं हो सकता, अगेंस्ट थर्ड पार्टी या एनी पार्टनर फाइल सूट नहीं हो सकता, अगेंस्ट थर्ड पार्टी एंड एनी पार्टनर ऑफ द फर्म सूट फाइल नहीं हो सकता। तो इनमें से हमारी ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं देखिए। सो ये स्टेटमेंट एलोन करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट एलोन करेक्ट नहीं है। ये ट्रू है लेकिन बट नॉट एलोन। ये भी ट्रू है बट नॉट एलोन। तो ये ट्रू है, दिस इज करेक्ट। और यहाँ पे एंड आ गया, तो एंड की बजाय और वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए फर्म वांट रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन इशू करेगा? तो अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी जो सर्टिफिकेट इशू करेगी वो कौन सी रहेगी? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो सभी ऑप्शंस को एक एक करके केयरफुली वॉच करिए और फिर देखिए कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट बनती है। सो सभी ऑप्शन को केयरफुली वॉच करें। कौन सी ऑप्शन आपको लगती है कि वो ज्यादा करेक्ट है? कंपनीज का रजिस्ट्रार, नो। बिजनेस रजिस्ट्रेशन कमिश्नर, ये तो कोई अथॉरिटी नहीं होती। पार्टनरशिप्स का कंट्रोलर, ये भी अथॉरिटी नहीं होती। तो बचा कौन सा? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो यही रजिस्ट्रेशन करता है, तो यही सर्टिफिकेट इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हर एक स्टेट के अंदर फर्म्स का रजिस्ट्रार बैठता है, तो वही रजिस्ट्रेशन करता है फर्म्स की, जिन फर्म्स ने रजिस्ट्रेशन करवानी है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं क्वाइट इंटरेस्टिंग थे, यूजफुल तो वो डेफिनेटली है ही। इनमें से
कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए सभी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। फर्म Z's होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल इज 25 डेज। सो एक फर्म है, बिजनेस फर्म है, रॉ मटेरियल वो 25 दिनों के बराबर का रखती है। उसका कन्वर्जन पीरियड यानी जो स्टॉक इन प्रोसेस हम कहते हैं वो 7 डेज का पीरियड है। जो फिनिश गुड्स वो अपने पास रखती है वो 23 डेज के इक्विवेलेंट का रखती है। जो क्रेडिट देती है वो अपने कस्टमर्स को, बायर्स को, वो 35 दिन का उधार देती है। जो वो क्रेडिट लेती है अपने सप्लायर से वो 15 दिनों का लेती है। हमने बताना है इसका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है। अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल मेथड वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का यूज़ करते हैं तो ये वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये हमारी केस स्टडी भी है, तो ये अपने आप में केस स्टडी क्वेश्चन भी बन जाता है। हमने बताना है कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का टोटल टाइम कितना है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो कैलकुलेट करिए हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना बनता है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करने के लिए तो पहले तो मैं इसको मार्क कर दूं कि ये केवल सिंपल क्वेश्चन ही नहीं है, ये केस स्टडी भी है। तो कैलकुलेशन का ऐसे करना है, हमने रॉ मटेरियल का पीरियड, स्टॉक इन प्रोसेस का पीरियड, फिनिश गुड्स का पीरियड और डेटर्स का पीरियड, जो क्रेडिट के ऊपर हमारे बायर्स को पीरियड दिया गया है, डेटर्स का पीरियड। क्रेडिटर्स का पीरियड जो क्रेडिट हम लेते हैं उसको इंक्लूड नहीं करना। रॉ मटेरियल का पीरियड कितना है 25 डेज का, स्टॉक इन प्रोसेस का पीरियड कितना है 7 डेज का, फिनिश गुड्स का पीरियड कितना है 23 डेज का और डेटर्स का पीरियड कितना है 35 डेज का। तो अगर हम इसको टोटल कर लेते हैं तो ये हमारा पीरियड कितना आ गया, 90 डेज का पीरियड आ गया और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन गया। तो ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड बन गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे वो सॉल्यूशन भी दिया है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। According to first method of lending suggested under maximum permissible bank finance method of working capital calculation, borrowers are required to contribute how much margin percent of what? So friends, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड, ये मेथड दिया था टंडन कमेटी ने। ये एक एडिशनल क्वेश्चन बन गया। टंडन कमेटी ने 3 मेथड्स दिए थे जिसमें मेथड 1, मेथड 2 इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था, मेथड 3 को रिजर्व बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट मेथड के मुताबिक जो बोरोर है उन्होंने मार्जिन कितना देना है सीसी लिमिट के लिए। सो 2 क्वेश्चन हैं, कितने परसेंट मार्जिन है और वो मार्जिन किसका परसेंट है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो देखिए इनमें कौन सा आंसर करेक्ट बनेगा। 20% देना है टोटल करंट एसेट्स का, 25% देना है वर्किंग कैपिटल गैप का, 30% देना है प्रोजेक्टेड सेल्स का, 35% देना है नेट प्रॉफिट का। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं अप्लाई करना, अगर हमें जानकारी है तो हम सीधा मार्क कर देंगे, अदरवाइज ये आंसर हमें नहीं आता। फर्स्ट मेथड के मुताबिक 25% मार्जिन कंट्रीब्यूट करना होता है और किसका करना होता है, वर्किंग कैपिटल गैप का। तो ये रूल है इस कमेटी की रिकमेंडेशंस का जो आरबीआई ने एक्सेप्ट की। तो दिस मीन हमारा जो ऑप्शन आंसर्स है वो ऑप्शन आंसर हमारा बी करेक्ट बनता है।
तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, एकदम क्लियर हो गया हमें। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड, जेआईबी के अंदर वीडियो लेसन से जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो बेस्ट प्रिपरेशन हो जाता है, क्योंकि वीडियो लेसन्स में हमें टेक्स्ट बुक में जो लंबे लंबे चैप्टर्स, लंबे लंबे टॉपिक्स दिए जाते हैं, इसको समरी बना के अच्छे से बताया जाता है, तो जिससे हमें उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी रहती है और याद भी वो देर तक रहते हैं। फ्रेंड, बेस्ट क्वालिटी के वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स आपको हमारे यहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं। उनके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये भी हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपने इनको ऑलरेडी यूज़ किया है तो आप इनको इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये कितने यूज़फुल हैं। लेकिन अगर आपने इनको अभी तक यूज़ नहीं किया तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में से ही हैं। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेटेस्ट पेपर के मुताबिक जो आते हैं क्वेश्चंस, उनके मुताबिक बने हुए ये क्वेश्चंस हैं। सो पीपीबी के ये क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए या वीडियो लेसन्स अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट में जाइए, उसका कोर्स पेज ओपन करिए, तो वहाँ से आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। वहीं पे आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आप इनको यूज़ नहीं किए तो तुरंत इनको यूज़ करें, इसका बेनिफिट लें और अपने पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ लोन टू वैल्यू रेशियो इन केस ऑफ व्हीकल लोन्स इज इन द रेंज ऑफ, जो हम व्हीकल लोन्स देते हैं, कार का लोन देते हैं, बाइक का लोन देते हैं, तो जो व्हीकल लोन्स हम देते हैं तो जैसे जैसे इनकी अमाउंट इंक्रीज करता है तो वैसे वैसे इनकी जो LTV है, लोन टू वैल्यू रेशियो, वो भी चेंज होती है। तो ये किस रेंज में रहती है, ये क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। लेकिन उससे पहले लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए, ये अलग से एक क्वेश्चन बन गया है। फ्रेंड, लोन की वैल्यू रेशियो का मीनिंग है कि हम लोन अमाउंट कितना दे रहे हैं और जो एसेट परचेज किया जाएगा, जो सिक्योरिटी हमारी बनने वाली है एसेट क्रिएशन के बाद, उसकी वैल्यू कितनी है। अगर ये लोन 10 लाख का है और सिक्योरिटी वैल्यू हमारी लेट अस से 15 लाख की है, तो ये लोन टू वैल्यू रेशियो कितनी बन गई, तो ये लोन टू वैल्यू रेशियो आपकी ऑलमोस्ट 67% बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। तो लोन टू वैल्यू रेशियो किस रेंज में होनी चाहिए, 70 से लेके 75% के बीच में, 75 से लेके 80% के बीच में, 80% से लेके 85% के बीच में, या 85% से 90% के बीच में। आमतौर के ऊपर बैंक इनमें से किस रेशियो को प्रेफर करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे बोरोर और बैंक के बीच में। तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। हम बात कर रहे हैं जनरली, वी आर नॉट वेरी स्पेसिफिक। सो ये रेशियो आमतौर के ऊपर बैंक एक्सेप्ट करते हैं 80 to 85% की। सो दिस मीन जो बोरर ने मार्जिन देना है, बोरर मार्जिन कितना देगा, 20% से लेके 15% तक का, क्योंकि जब हम इसको ऐड करते हैं 80 + 20 तो ये 100 बन जाना चाहिए, 85 + 15 ये भी 100 बन जाना चाहिए। तो जैसे जैसे लोन का अमाउंट इंक्रीज होगा या चेंज होगा तो लोन टू वैल्यू रेशियो में भी फर्क आ जाएगा और मार्जिन जो कंट्रीब्यूट करेगा बोरोर उसमें भी तंत्र आ जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो मैं इसको ज़रा इरेज कर दूं। According to RBI directions, on which subject banks must transparently disclose to the borrower all information about fee charges payable for processing of loan application।
amount of fee refundable if loan is not sanctioned, prepayment options and charges if any, penalty for delayed payment if any। तो ये सारी डिटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस किसके ऊपर हैं? डेट रिकवरी के ऊपर है, फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स के ऊपर हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर हैं, लोन मॉडिफिकेशन टर्म्स के ऊपर हैं। तो ये गाइडलाइन किस चीज़ को रिलेट करती हैं? जिनमें इन सभी चीज़ों का जिक्र होता है, डिस्क्लोज करनी होती हैं। क्या हम फ़ी कितनी लेंगे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग की? अगर एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट की लेकिन सैंक्शन नहीं हुआ तो हम रिफ़ंड कितना करेंगे? प्री पेमेंट करोगे तो ऑप्शन क्या रहेगी? हम चार्जेस क्या लेंगे? डिले से अगर रीपेमेंट करते हो तो हम पेनल्टी कितनी लेंगे? इनमें से किस डॉक्यूमेंट वो मेंशन रहता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 9। तो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9? तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 9 का? फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट कहलाता है फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स। यानी जो लेंडर्स हैं जैसे बैंक हैं वो कस्टमर के साथ फेयरली डील करेंगे। जो भी प्रैक्टिस वो करेंगे वो फेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए, अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो उसी का जो कोड बना है उस कोड के मुताबिक ही ये जानकारी प्रोवाइड करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, units of equity oriented mutual funds of to individuals from the banking system should not be more than how much lakh per individual if securities are held in physical form, and how much amount if securities are held in demat form। तो अगर हम लोन देंगे किसी इंडिविजुअल को, किसके अगेंस्ट? शेयर्स के अगेंस्ट, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के अगेंस्ट, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के अगेंस्ट, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अगेंस्ट। अगर ये सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में है तो लोन कितना होगा? अगर ये सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में है तो लोन कितना होगा? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इसमें कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट बनती है। ये सारे ही क्वेश्चंस फ्रेंड बार बार पूछे भी जा चुके हैं और इनसे ऑलवेज पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बनी भी रहती हैं, इसीलिए इनको बड़ा केयरफुली आपने करना है। सो क्वेश्चन नंबर 10। सो अगर ये फिजिकल फॉर्म में है तो अमाउंट रहता है 10 लाख रुपीज, और अगर ये डीमैट फॉर्म में है तो अमाउंट रहता है 20 लाख। तो दिस मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बुक डेट्स कैन बी फाइनेंस्ड बाय लेंडर्स बाय वे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। अगर हमने बुक डेट्स के अगेंस्ट लोन देना है तो बैंकर कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं इनमें से? तो वो फैक्टरिंग का मेथड यूज़ करते हैं, फॉरफिटिंग का मेथड यूज़ करते हैं, ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट देते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो 1 और 2 दोनों, या 1 और 3 केवल, या 2 या 3 केवल, या 1 2 3 तीनों में से किसी भी मेथड को वो यूज़ करते हैं। तो बुक डेट्स क्या होते हैं? एक्स फर्म ने गुड्स बेची जेड फर्म को और वो भी ऑन क्रेडिट। लेट अस से 30 डेज का ये उधार है, तो ये पैसा 30 डेज के बाद मिलने वाला है। सो 30 डेज पीरियड के लिए हम ये जो पैसा रिकवर करना है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बुक डेट्स। इनके अगेंस्ट बैंक जो लोन देते हैं तो इनमें से किस मेथड को अडॉप्ट करते हैं बैंक्स? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कितनी वैरायटी के ये क्वेश्चंस हैं और वैरायटीज के क्वेश्चंस ही हमें तैयार करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए फैक्टरिंग मेथड को यूज करते हैं, यस फैक्टरिंग मेथड को यूज करते हैं। अगर वो ओवरसीज हो तो फिर फॉरफिटिंग को भी यूज करते हैं। इनके अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट भी दे देते हैं। तो यानी तीनों ही मोड्स को यूज किया जाता है। सो दैट मीन ऑप्शन डी बिकम्स आवर आंसर।
तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इक्विटेबल मॉर्गेज कैन बी क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड प्रोवाइडेड टाइटल डीड इज डिपॉजिटेड एट। जब भी हमने इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट करना है तो हमें टाइटल डीड को डिपॉजिट करवाना होता है। सो टाइटल डीड को डिपॉजिट करवाने से जो रूल्स हैं वो कहाँ जमा करवाई जाएगी। नंबर 1, मुंबई, कोलकाता एंड टाउन्स नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड टाउन्स नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड टाउन्स नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर एंड टाउन्स नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इनमें से हमने पिकअप करना है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। सो कौन सा आंसर आपको लगता है कि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। फ्रेंड्स, ये हो सकता है मुंबई, ये हो सकता है कोलकाता, ये हो सकता है चेन्नई। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी टाउन्स को नोटिफाई किया है, अगर हम इसको देखते हैं तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाता है। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, लेकिन उसको करने से पहले ये इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए। क्वेश्चंस हमारे कंटिन्यू रहेंगे आगे। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, वहीं हम उसको सूटेबली आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे हमें मेल कर दीजिए, तो हम आपके रिप्लाई करेंगे सूटेबली क्वेश्चन को और आपकी हेल्प करेंगे। आई एम वेरी श्योर आज का ये सेशन आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो फिर इसे लाइक करने में संकोच ना करें, इमीडिएटली उसको लाइक कर दें, क्योंकि यूट्यूब अगर सेशंस को आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उस सेशन को, उस का बेनिफिट और बहुत सारे स्टूडेंट तक उनको ऑफर करता है, वो उनको दिखाने की कोशिश करता है। यानी आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, जब आप इसको लाइक करेंगे तो ये वीडियो और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगा। तो देन व्हाई नॉट टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स। हाँ, आप इसके लिंक को शेयर भी कर सकते हैं अपने किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलें और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। नोटिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि बेल आइकन को साथ में ज़रूर क्लिक कर देना। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट आर फीचर्स ऑफ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो कंडीशनल सेल वाला मॉर्गेज होता है, तो यहाँ पे वर्ड सेल भी साथ होना चाहिए था। तो फीचर्स यहाँ पे बताए हुए हैं, तो ये फीचर्स हैं उसके। इनमें से हमने पिकअप करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बनेगा। तो देखिए क्या क्या फीचर करेक्ट हैं। सो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, तो देखें कौन कौन से फीचर्स करेक्ट हैं। सो देख लेते हैं। द सेल इज ऑस्टेंसिबल एंड नॉट रियल, तो इसमें रियल सेल नहीं होती, तो सेल रियल जैसी दिखाई जाती है, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। इफ मनी इज नॉट रिपेड ऑन एग्रीड डेट, ऑस्टेंसिबल सेल विल बिकम फाइनल सेल अपॉन मॉर्टगेजी अप्लाइंग टू द कोर्ट एंड गेटिंग ए डिक्री इन दिस फेवर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर ऑन टाइम पैसा नहीं पे किया जाता तो फिर जो ऑस्टेंसिबल सेल दिखाई गई है वो रियल सेल बन जाएगी, लेकिन उसके लिए जो बैंक है, मॉर्टगेजी है, वो कोर्ट को अप्लाई करके वहाँ से ऑर्डर ले लेगा। मॉर्टगेजी कैन स्यू फॉर फोरक्लोजर बट नॉट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जो मॉर्टगेजी है वो मॉर्टगेज को ख़त्म करवाने के लिए तो प्रोसेस शुरू कर सकता है, सेल का प्रोसेस इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। फोरक्लोजर मीन्स लॉस ऑफ द राइट पोजेस्ड बाय द मॉर्टगेजी टू रिडीम द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी।
तो फोरक्लोजर का मीनिंग क्या होता है कि जो मॉर्गेजी का राइट है, मॉर्गेज को ख़त्म करने का, रिडीम करने का, वो ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड, ये राइट मॉर्गेजी का राइट नहीं होता, ये राइट मॉर्टगेजर का राइट होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है। तो इसके सामने रखते हुए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। फ्रेंड, अब हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। आगे और भी हमारी इस प्रकार की बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, उनको ज्वाइन करें, अटेंड करें और उनका बेनिफिट लें। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।